नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 4 का चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ ऋतु। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों यही कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप दुनिया को ये दिखा रखे हैं कि ईरान बस कुछ चंद घंटों का मेहमान है, उसके बाद ईरान पूरी तरह तबाह हो जाएगा और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इसके लिए ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर पूरी दुनिया को यह बताने की पूरी कोशिश की कि अब ईरान पर पूरी तरह उनका कब्जा है। अमेरिका जो चाहेगा ईरान वही करेगा, लेकिन सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही ट्रंप का यह घमंड टूट गया। हॉर्मुज की नाकेबंदी कर ईरान के सांसें रोकने का सपना पल में देखिए किस तरीके से ट्रंप ने इसमें मुंह की खाई। ये सपना पाले बैठे ट्रंप को हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ 48 घंटे काटना भी मुश्किल हो गया। ईरान और उसके प्रॉक्सियों से घिरी ट्रंप की सेना पहले ही हाफने लगी थी। ऐसे में चीन और रूस के तेवर ने ट्रंप को एक झटके में बैकफुट पर ला दिया और खबर है कि ईरान के साथ डील के बाद ट्रंप ने हॉर्मुज में तैनात अपने जंगी जहाजों को वापस बुला लिया है। दरअसल ट्रंप को उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि चीन ईरान को अपने घातक हथियार दे रहा है, जिन हथियारों के दम पर ईरान हॉर्मुज में ट्रंप की सेना के सामने सीना तान कर खड़ा है। अब ऐसे में ट्रंप ने ईरान को पीछे ढकेलते हुए चीन को अहमियत देना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि ट्रंप को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने चीन को अपने साथ नहीं लिया तो ईरान अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएगा जिसके बारे में ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चीन के साथ ट्रंप की इस मीटिंग का सीधा असर हॉर्मुज पर देखने को मिला, यानी हॉर्मुज अब फिर से वैसा ही हो गया है जैसा अमेरिकी नाकेबंदी से पहले था। ट्रंप के इस फैसले ने एक बात तो बहुत स्पष्ट, बहुत साफ कर दी है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप ने जीत का जो हवाई किला बनाया था वो चंद घंटों में ही ढह गया। आज हम हॉर्मुज में नाकेबंदी पर रियलिटी चेक करेंगे, साथ ही जानेंगे उन पहलुओं को जिन्होंने सुपर पावर अमेरिका को हॉर्मुज खोलने पर मजबूर कर दिया। इस बात को लेकर कि किसी भी कीमत पर हॉर्मुज ईरान खोले। हॉर्मुज में नाकेबंदी वाले फैसले से पीछे हटकर ट्रंप ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उन्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ट्रंप लगातार हॉर्मुज में नाकेबंदी कर ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। अब ऐसे में समझने वाली बात यह कि आखिर ट्रंप के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई, उन्हें हॉर्मुज 48 घंटे के अंदर ही खोलना पड़ गया। चलिए समझते हैं और कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ट्रंप को नाकेबंदी क्यों हटाने पड़ गई? नाकाबंदी जो की गई थी अमेरिका द्वारा, पहली वजह हॉर्मुज की नाकाबंदी सफल नहीं हो रही थी। नाकेबंदी के पहले दिन ही कई जहाज हॉर्मुज से गुजर गए और यह बताया जा रहा है कि उनकी कोई डिटेल, कोई जानकारी भी अमेरिका को नहीं मिली। अमेरिकी सेना हॉर्मुज में जहाजों को रोकने में नाकाम रही। अब दूसरी वजह जानिए। दूसरी वजह यह कि हॉर्मुज में नाकेबंदी पर दूसरे देश भी एक्टिव हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देशों ने मोर्चा संभाला। ट्रंप के खिलाफ दुनिया के देश एकजुट हो रहे थे, एक साथ एक सुर में बोल रहे थे और हॉर्मुज में नाकेबंदी पर ट्रंप के अकेले पड़ जाने की वजह से वो पकड़, वो मजबूती डोनाल्ड ट्रंप ने खो दी थी। अब जरा तीसरी वजह जानिए। थर्ड रीजन ये है कि अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता जो है वो भी होनी है। चीन ईरान की नजदीकी ने ट्रंप को मजबूर कर दिया कि अगर इसमें चीन इन्वॉल्व हो गया तो कहीं गेम बिगड़ ना जाए, बदल ना जाए। ईरान को चीनी हथियारे जो मिलने का दावा किया जा रहा था, जो हथियार मिल रहे थे, ईरान को चीनी हथियारों को मिलने की वजह से ये पूरी लड़ाई और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हथियार अगर मिलते रहे तो ट्रंप की परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये तो 3 कारण हमने आपको बताए। बीते 40 दिनों में हॉर्मुज से कई जहाज जो है कच्चा तेल और गैस लेकर गुजरे, लेकिन ट्रंप की नाकेबंदी के बाद लग रहा था कि दुनिया पर बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन हॉर्मुज में नाकाबंदी करने के बावजूद ट्रंप जहाजों को रोक नहीं पाए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। 40 दिन में हॉर्मुज से कितने जहाज गुजरे।
अब ये आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं, कुल 21 तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजरे। और साथ ही आपको बता दें कि 1 से 15 मार्च के बीच चीन के 11 जहाज अकेले गुजरे हैं। टर्की की बात करते हैं, टर्की का सिर्फ एक जहाज हॉर्मुज से गुजरा है। बंदर अब्बास पोर्ट से 20 ईरानी टैंकर बैरोकटक टोक को लेकर कहा जा रहा है कि निकले हैं, और बंदर अब्बास पोर्ट से 20 ईरानी टैंकर जो है वो इस ठिकाने के लिए बैरोकटोक के लिए निकले हैं। ये अपने आप में बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है कि ईरान ने अपना शिपिंग चैनल और मजबूत कर लिया है। हॉर्मुज में ईरान को लेकर की जो स्थिति है, हॉर्मुज को इस वक्त उस ताकत के तौर पर ईरान इस्तेमाल कर रहा है जो कि हथियारों से कहीं ज्यादा ऊपर है। हॉर्मुज में ईरान की नब्ज दबाने के लिए ट्रंप ने भारी भरकम सेना तैनात की थी, लेकिन कुछ काम नहीं आया, कुछ असर नहीं हुआ। ट्रंप ने सोचा था कि वो इसके दम पर हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। असलियत आपके सामने है, ट्रंप की नेवी और घातक हथियार कुछ खास असर नहीं डालता। अब आपको डिटेल्स देते हैं कि हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी को लेकर की तस्वीर कैसी है। अब जरा समझिए, जिस नाकाबंदी को लेकर जिक्र की जा रही है, ट्रंप ने 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बाकायदे तैनात कर दिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस त्रिपोली उतारे गए। 21 वॉरशिप हॉर्मुज में तैनात किए गए। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है हॉर्मुज की नाकाबंदी के लिए वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखे गए। साथ ही अमेरिका ने समंदर में 10,000 सैनिक भी लगाए। हॉर्मुज में 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समुद्र में उतार दिए गए। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर भी हॉर्मुज पहुंचा। यानी कि तस्वीर ये साफ स्पष्ट करती है कि हॉर्मुज में यूएस की नाकाबंदी जो नजर आ रही थी वो कुछ खास असर ईरान पर कर नहीं पाया, और इसमें बैकफुट पर डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ा। इसे आप मजबूरी कहिए या इसे आगे का एक बड़ा चश्मा देखते हुए अगर आप देखेंगे तो कहीं ये यू टर्न, इसके पीछे भी, पर्दे के पीछे कुछ खेल तो नहीं चल रहा है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान करेंगे ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर जनरल शारदेंदु रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, निपुण आलम बयान सर विदेश मामलों के जानकार, रोहित शर्मा जी भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी, सभी को वेलकम करना चाहूंगी। पहला सवाल मेरा सहाय सर आप ही से है, ये नाकेबंदी का रियलिटी चेक जब किया जाता है, जब देखा जाता है कि असल मायनों में डोनाल्ड ट्रंप के दावों में कितनी हकीकत है, या ये दावे कहा जाए ये दावे हवा हवाई है, खोखले दावे हैं, और अभी की स्थिति देखें तो यू टर्न ले लिया है। यू टर्न के मायने क्या है, समझाइएगा जरा हमारे दर्शकों को। ऋतु, टाइमलाइन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। शुरू में हॉर्मुज सिर्फ आईआरजीसी ने रोका था, अमेरिका ने नहीं रोका था। तो उस वक्त ईरान ने, जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं, कि बहुत मेजर सेल ऑफ ऑयल करी। जब तक इसको अमेरिका ने मैप किया कि ये तो इनकी इकोनॉमी और स्ट्रांग होती जा रही है, बहुत ज्यादा तेल बेचा उन्होंने मार्च में जबकि युद्ध चल रहा था, तब इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज किया और सीज फायर के पास आते आते उन्होंने एक बताया कि हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दो। इन्हें पता था कि वो नहीं खोलेंगे, ईरान नहीं मानेगा, और इसके लिए इन्होंने काउंटर किया कि अब तुमको छोड़ो, हम रोक देंगे हॉर्मुज से। बेसिक आइडिया था यूएस का ईरान के ऑयल सेल को रोक देना, और दूसरा उसका हिडन एजेंडा था कि बाकी देशों को प्रेशराइज करेंगे एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करके, कि वो भी ईरान से बात करके हॉर्मुज को फ्री कराएं। ये 2 एजेंडा, मेन एंड हिडन। तो इसमें अगर हम जब से सीज फायर शुरू हुआ है उस समय से देखें तो ईरान के जो 10 पोर्ट्स जिनसे शिप्स निकलना, आना या जाना यूएस ने मना किया हुआ है, उनके बारे में पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट तो यही है कि वहां से कोई भी शिप नहीं निकल रहा है। ईरान के जो 10 पोर्ट्स हैं जिनको हॉर्मुज क्रॉस करना पड़ता है, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल लाइन से बाकी नेशंस के शिप्स जाने थे, उनको ये यूएस की ये एक क्लॉज थी कि आप आईआरजीसी को पैसा नहीं देंगे, अगर आपने पैसा दिया तो हम आपको वापस वहां से नहीं निकलने देंगे। इस पे भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस वार्निंग का मेजर शिपिंग लाइंस, जो शिपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपने शिप्स को होल्ड कर लिया क्योंकि दे वांटेड टू सी कि होता क्या है। इस दरमियान जो कुछ शिप्स निकले उसमें से 4-5 ने इवेड किया यूएस को, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी में टैक्टिकल एरर्स थे, कैसे चेज करेंगे, क्या उस पर फायर ओपन करेंगे, क्योंकि उनकी जो वार्निंग थी जो उन्होंने एस्टैब्लिश करी यूएस नेवी ने, उसमें यह था कि इफ यू विल नॉट लिसन टू द वार्निंग
योर शिप्स विल बी बोर्डेड, मतलब हम उसमें चढ़ के और उसको रोकेंगे। गोलाबारी करने की कोई वार्निंग अभी तक नहीं आई थी, ना पेंटागन ने उसके बारे में कुछ बोला था। ओके। इस वजह से कुछ शिप्स ने थोड़ा डेयरिंग एक्ट करते हुए वहां से सेल आउट कर गए, इंक्लूडिंग 2 और 3 चाइनीज शिप्स। तो ये, लेकिन ये यू टर्न वाला ऋतु मेरे संज्ञान में अभी नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो अभी भी इस बात पे कायम है कि ईरान आईआरजीसी हॉर्मुज को खोले, नहीं तो हम प्रेशर और बढ़ाएंगे। उन्होंने पिछले कुछ घंटों में और भी सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है नेवी में, इसी गल्फ में। और एक मेजर ऋतु 30 सेकेंड्स मोर, ईरान ने भी बहुत टैक्टफुली पिछले 30-40 दिनों में, हो सकता है कि उनकी प्रिपरेशन कुछ और पहले से रही हो, उनके हॉर्मुज से ऊपर, मतलब हॉर्मुज के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के जो पोर्ट्स हैं, जो मेनली वहां से तेल निकालते हैं, उसको ये देखते हुए कि ये खतरा आगे बढ़ सकता है, उन्होंने बंदर अब्बास पोर्ट, जो मेन उनका लोडिंग लाइन है, वहां से लेके और नीचे की तरफ, मतलब ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पे एक चाबार पोर्ट है, जो आप याद करें इंडिया वास्ट में बना रहा था इस बार के फाइनेंस बिल में, उसके लिए कुछ पैसे मिसेस सीतारमन ने नहीं दिए, रोक दिया, जीरो कर दिया। तो वो उन्होंने पाइपलाइन एक डेवलप की हुई है फ्रॉम बंदर अब्बास टू चारबाग, ताकि अगर हॉर्मुज को अमेरिका ने ईरानियन शिप्स के लिए ब्लॉक किया, तो वो बाई पाइपलाइन अपने तेल को यहाँ चाबार लाएंगे और वहां से सेल ऑफ करेंगे। ये अभी तक की करंट जानकारी है। इस वजह से भी अब अमेरिका को देखना पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ हॉर्मुज को ब्लॉक करना चाहते हैं, या वो टोटल सेल ऑफ ईरानियन ऑयल के एक क्लॉज लगा के, और इनके सारे पोर्ट्स, नॉट ओनली दोज पोर्ट्स व्हिच आर बियॉन्ड हॉर्मुज, सारे ईरानियन पोर्ट से तेल को रोकना पड़ेगा, अगर वो प्रॉपर इकोनॉमिक नाकेबंदी करना चाहते हैं ईरान एब्सोल्युटली। और पर। साहिर से जैसे कि आपने बताया भी, ये तमाम पैरामीटर्स पर शायद वर्क किया भी गया हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट होने के बावजूद भी असर नहीं डाला गया, और ईरान अभी भी वैसे ही उसी स्टांस पर है, और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा है। शारदेंदु सर, आप ज़रा मुझे इस बात को समझाने की ज़रा कोशिश कीजिएगा कि अभी जो तानाशाही, क्योंकि कई दफ़ा हिटलर से कंपेयर किया गया बेंजामिन नेतन्याहू को भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी, कि उसी अंदाज में डिक्टेट करना चाहते हैं दुनिया को। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जैसा वो कहे, जैसा वो आदेश दे, जैसा वो निर्देशित करे, दुनिया उसी के हिसाब से चले। वो पूरा जो रॉब है वो सुपर पावर वाला दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो रॉब यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वो डिक्टेट कर नहीं पा रहे हैं ईरान को। देखिए, ऐसा है ऋतु जी कि अगर आप गलत जगह पे गलत काम करेंगे तो आप कितनी भी बड़ी पावर हो, कितने बड़े मिलिट्री पावर हो, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने आपका डिसीजन ही गलत हो गया और आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो भी गलत हो गए। और टाइम टू टाइम आप ऐसे ऐसे डिसीजन लेते चले जा रहे हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आपने सी ब्लॉकेट लगाने की तो बात कर दी, लेकिन सी ब्लॉकेट बहुत बड़ा टर्म होता है। इसको पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए तमाम आपको कैरियर शिप चाहिए, तमाम डिस्ट्रॉयर चाहिए, फ्रिगेट चाहिए, सबमरीन चाहिए, माइंस चाहिए। कुछ एरिया को आप डिनाई करेंगे, सी को डोमिनेट करेंगे, सी डिनाइल मोड में जाएंगे, ब्लॉकेट लगाएंगे, फायरिंग की पोजीशन रखेंगे और उसको हर तरीके से मिलिटरीली आप सिक्योर करेंगे, तब वो सी ब्लॉकेड होता है। ब्लॉकेड बहुत बड़ा टर्म होता है, इसको बड़े ही लूजली इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से देखिए, जब वो इफेक्टिव नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको विड्रॉ करने की बात की, क्या कि अब हम सी ब्लॉकेड निकाल देंगे क्योंकि हम चाइना जा रहे हैं और चाइना की हम मदद करना चाह रहे हैं। तमाम तरीके की उनके एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ से मीट आउट होते हैं, तो इस तरीके की तमाम चीजें करनी। बेसिक चीज ये है कि उन्होंने एक तरीके का स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की। ये देखिए, कॉमर्शियल शिप है, इनके पास ना हथियार होते हैं, ना मिसाइल होती है, ना रॉकेट्स होते हैं। इनको आप किसी भी तरीके से धमका सकते हैं। एक स्पीड बोट जो आपका जो फुल्ली आर्म्ड होता है, उससे भी आप इनको डाइवर्ट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और तमाम तरीके के इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं। आपने टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज की और फिर दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि 2 दिन में बहुत बड़ा सरप्राइज होने जा रहा है। अब ये क्या सरप्राइज होने जा रहा है? जब असीम मुनीर ईरान है, ईरान से आप युद्ध लड़ रहे हैं, तो वहीं से आप इसकी बात करेंगे। तो नहीं ऐसे नहीं ऐसे सर, वक्तव्य वो आते हैं। मीडिएशन तो मुझे लग रहा था शुरू से ही, क्योंकि इसको लेकर हलचल बहुत थी और उम्मीदें, ऐसा कहना नहीं चाहिए बट यही थी कि वो असफल ही होगी, क्योंकि वो मीडिएशन सेंटर, वो वेन्यू ही कहीं ना कहीं लोगों की गले से उतर रहा था। इफ आई एम करेक्ट शारदेंदु सर। सफलता और फेल्योर अलग चीज है, लेकिन अमेरिका बातचीत के लिए राजी हुआ और उन्हीं 10 पॉइंट पे हुआ जो ईरान जिसको पेस्टर कर रहा था। और आज की डेट में जब बोलते हैं कि 2 दिन में बहुत बड़ा सरप्राइज होने जा रहा है, तो क्या होगा? आपने बोला कि युद्ध करीब करीब खत्म होने पे आ गया है, तो
तो आप क्या जो एक एलाई है इजराइल, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार लेबनान पे फायर कर रहा है। वो कहता है कि सत्ता परिवर्तन तक ईरान से वो युद्ध रखेगा। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू अलग अलग बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये डेलिब्रेट भी हो सकता है, बाय डिजाइन भी हो सकता है, या अलग अलग पर्सनालिटी भी हो सकती है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर नेतन्याहू नहीं माने तो डोनाल्ड ट्रम्प एक अलग व्यक्तित्व के मालिक है। वो हो ठीक सकता है। है नेतन्याहू से भी भिड़ जाए किसी निपुण बात सर, पे। मुझे ये वो नाटो बताइएगा, कंट्री। निपुण सर, मुझे एक चीज़ आपसे समझनी है। अभी तक तो जो लड़ाई का जिक्र हो रहा था वो ईरान की धरती पर हो रहा था कि वहाँ से मिसाइलें दाग रहे हैं, हथियार इस्तेमाल करते हुए ईरान की धरती, चाहे तेहरान हो या नतांज हो या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले सेंटर्स हो, उन तमाम जगहों को तबाह किया जा रहा था धरती पर। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी, वहाँ पर भी बैक टू बैक जवाब दिया। अब समंदर की बात लीजिए, समंदर में भी यू टर्न लेना पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। तो धरती और समंदर का तो हमने देख लिया, अब बचा है हवा में लड़ाई की। अब ये तीन चीज़ तो हम देख रहे हैं, भगवान ना करे वो हो स्थिति कि दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो, लेकिन अभी समंदर में ये यू टर्न क्या दिखाता है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए रितु जी, अभी जैसे हम लोग आप बता रही हैं, मुझे थोड़ा सा अभी इसकी जानकारी नहीं मिली कि पूर्ण रूप से अमेरिका ने वहां से अपनी फोर्सेस को हटाने के लिए बात बोल दी है। और मुझे लगता भी नहीं कि अमेरिका पूर्ण रूप से वहां से अपनी फोर्सेस को हटाएगा। एक्चुअली क्या है कि जो अमेरिका की स्ट्रेटजी थी, वो स्ट्रेटजी ये थी कि हम जिस प्रकार से चीन और रशिया ने हमारी वॉर कॉस्टिंग को इंक्रीज किया है, तो हम भी इस वॉर में क्या करें कि चीन और रशिया को भी इसके अंदर लेकर आए और उनकी भी वॉर कॉस्टिंग बढ़ाए। देखिए क्या था कि इस वॉर को अगर आप देखें तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं चीन और रशिया के लिए एक बड़ा संकट क्रिएट किया, जहां चीन जो है लगातार वेनेजुएला हो, ईरान हो, उनसे काफी बड़ी रिबेट में या काफी बड़े डिस्काउंट में तेल को परचेज कर रहा था। वो सारे के सारे अमेरिका ने ब्लॉक करने का प्रयास किया। अभी तक क्या था कि ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के बाद उसने जो फ्री नेविगेशन था 1986 का, उसका ब्लॉक किया था या उसका वॉलेंस किया था। अब अमेरिका ने उसी स्ट्रेटजी को ईरान के ऊपर लगाया कि हम आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जिससे क्या होगा कि जो चीन और रशिया की जो सप्लाई होती है, वो सप्लाई क्या होगी, ब्लॉकेज होगी। तो मुझे तो लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में अमेरिका अभी भी इस टैक्टिक्स को लेके चलेगा, ताकि ईरान मजबूर हो और चीन और रशिया का दबाव हो कि आपको टॉक्स करने होंगे। रियलिटी में जो वॉर हमें दिखता है, वो वॉर हमको दिखता है कि अमेरिका ईरान के बीच में है, लेकिन रियलिटी ये है इसका कि भारत जो पर ये किस वॉर तरीके से है असर ये पड़ेगा? निपुण अमेरिका। सर, बहुत क्लियर सवाल है मेरा। ये खुलता है नहीं खुलता है, हॉर्मुज, तमाम तरह की बातें चल रही है, लेकिन भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए और असर क्या पड़ेगा? देखिए, भारत का सिंपल स्टैंड है, भारत ने हमेशा फ्री नेविगेशन का समर्थन किया है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने जब दोनों सदनों को एड्रेस किया था, तब भी उन्होंने इस बात को बोला था। और कल भी हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने भी फ्री नेविगेशन का समर्थन किया था। और इसी को लेकर पीएम मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप से बात भी हुई थी। तो फ्री नेविगेशन को लेकर तो भारत किसी तरह से कोई भी बात रखने को तैयार नहीं। भारत का सिंपल कहना है कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए। अब रही बात, ये भारत ने तो होर्मुज के विकल्प बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़े विकल्प पे काम चल रहा है जो आईमैक को लेकर, यानी कि ओमान से लेकर यूएई से लेकर हाइफा पोर्ट, और हाइफा पोर्ट से सीधे आपका यूरोप, जिससे हमारी जो कनेक्टिविटी मुंबई और गुजरात के जो पोर्ट्स हैं उससे ओमान पोर्ट से होगी, और एक कनेक्टिविटी बाय रोड और बाय ट्रेन जो है हम हाइफा पोर्ट जाएंगे। इसके अलावा दो और भी हम विकल्प शुरू कर चुके हैं, यानी कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप गल्फ कंट्रीज से है उसको हमने एक्टिव कर दिया है। और हमारे जयशंकर जी उसी पर उन्होंने परसों ये बात रखी भी कि हम नए ऑप्शन पे काम करना स्टार्ट शुरू कर दिए, प्लान बी। तो होर्मुज को हम लोग बाईपास करने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हमको अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन रखना है। भारत की एनर्जी की आवश्यकताएं ज्यादा है। भारत की एनर्जी की सप्लाई अगर ब्लॉक होगी तो भारत के लिए इश्यूज क्रिएट होंगे। 2047 का सपना पूरा नहीं होगा। ठीक तो है, एक भारत बड़ी की बहुत खबर सिंपल स्ट्रेटजी। निपुण सर आ रही है, उसके बाद मैं रोहित जी का रुख करूंगी। बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है, ओमान के रास्ते जाने पर ईरान नहीं करेगा हमला। हॉर्मुज नाकेबंदी पर ईरान का नया प्रस्ताव आया, ओमान की तरफ से निकलने का प्रस्ताव
यहाँ ईरान रख रहा है। आप देखिए जो बात यहाँ पर निपुण सर बता रहे थे कि ओमान का जो एक नई तिगड़ी भारत के द्वारा भी इस पक्ष में रखी जा रही है, एक नया चैनल, एक नया पाथवे प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो हॉर्मुज को बीट कर जो कारोबार है, जो अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं उस पर टिकी हुई हैं, उसको एक नया फेज मिल जाए, एक नया उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाए। रोहित सर मुझे ये बताइएगा कि तानाशाही जिसका जिक्र मैंने अभी शारदेंदु सर से पूछा भी था, एक तानाशाही जो करना चाह रहे थे, उसमें अगर कहा जाए रूस या चीन की इन्वॉल्वमेंट देखिए, भारत की इन्वॉल्वमेंट देखिए, ये दूसरी तरफ, और एक तरफ अभी जो चीन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जो जहाज जो कि टैक्स देकर निकलेंगे ईरान को, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या चीन इसे हाथों हाथ लेने वाला है या फिर चीन भी अपनी जो कहा जाए रिप्रेजेंट करने वाला अपनी तरफ से भी वो बड़ी चीजें रख सकता है? और क्या ये हिटलरगिरी जो है डोनाल्ड ट्रंप की, ये इन देशों पर चल पाएगी? देखिए बात यह है कि पिछले कुछ घंटों में जो डेवलपमेंट्स हैं वो बताते हैं कि तानाशाही छोड़िए, अब तो नॉर्मल प्रेसिडेंसी भी नहीं चलती दिख रही। उनके अपने कंट्री में जो हो रहा है वो अलग है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर इलेक्शन फेस कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली अभी राइट नवंबर में, और उस इलेक्शन में इनकी पार्टी की हालत खराब है। एक और खबर जो आई पिछले तकरीबन 2 घंटे में, वो ये कि नेतन्याहू और लेबनान के प्रेसिडेंट दोनों आपस में बात करेंगे। दोनों की लेबनान प्रेसिडेंट और इजरायली प्राइम मिनिस्टर की लास्ट टाइम बात 1982 में फेस टू फेस हुई थी। इनफैक्ट फोन पे नहीं, अभी फोन पे होने की बात है, आज भी हुई। हाँ, इतने साल पहले। अब ये वो जो बातचीत हुई थी वो भी फेल हो गई थी, उस प्रेसिडेंट का असैसिनेशन। ठीक है, अब आप सोचिए दोनों की हॉस्टिलिटी कितनी हाई है। बातचीत अगर हो रही है, नेतन्याहू तो बिल्कुल मूड में नहीं थे कि इस लेबनान को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। कहीं प्रेशर आया है तभी वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की मूड में। इस समय आसिम मुनीर कहाँ है? वो है तेहरान में। कुछ बात की है उन्होंने, कुछ बात करके उनके पास एक मसौदा आया, और मसौदा क्योंकि ईरानियन साइड और अमेरिकन साइड मैसेजेस पे बात कर रही थी, ये सिर्फ वहां पहुंचे थे हेल्प करने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, आप आपस में बात कर ही रहे हो। इसका मतलब उनके पास एक मसौदा आया है, ये वॉशिंगटन जा रहे हैं कल आसिम मुनीर गोइंग टू वॉशिंगटन मींस के कोई मसौदा मोटा इनके हाथ में है जिसको ये चाहते हैं कि उधर जाके बताते हैं। तो जो अमेरिका ये बोल रहा था कि 4 दिन में हम खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, मुश्तबा को मैंने बिठा दिया आपने, जो कि उससे ज्यादा हार्ड लाइन है। ब्लॉकेड आपका चला नहीं। ब्लॉकेड पे भी एक स्टेटमेंट आया IRGC के चीफ का, और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर ब्लॉकेड करोगे तो हम अपना तेल जो है रशिया के थ्रू राउट कर देंगे। अब उससे ये भी समझ में आता है कि रशिया अपना तेल कहाँ से राउट कर रहा है, और रशिया के थ्रू निकालोगे रशिया चला जाएगा, रशिया से उधर चला जाएगा, चाइना चला जाएगा, और चाइना से घूम के आ जाएगा इंडिया। आप फिर क्या कर लोगे? तो ये सारे रास्ते, इसका मतलब कहीं कहीं यूनिटी होती दिख रही थी, और कहीं कहीं ऐसा हो रहा था कि अमेरिका के सबसे खास जो लोग थे वो भी उसके साथ नहीं थे, नेटो एलायंस। अभी 4 मई को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे, 4 मई को हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, 7 मई को ब्रिटेन में इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, हालांकि लोकल बॉडी इलेक्शंस, लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं। और स्टीयर काइमर की जो पार्टी है, स्टीयर काइमर खुद उसमें है, वो पार्टी 4th नंबर पे चल रही है। इन रिजल्ट्स के आने के बाद स्टीयर काइमर तो गए, वो तो नहीं दिखते। सर अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद वापस आ रही हूँ आपके पास। ईरान के साथ युद्ध पर व्हाइट हाउस से ये बड़ी खबर है। डच राजा रानी से ट्रंप ने ईरान युद्ध पर बात की है। ट्रंप जल्द खत्म करना चाहते हैं ईरान युद्ध। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान पर दबाव बनाकर ही झुकाया जा सकता है। दबाव बनने के बाद ही ईरान बातचीत करेगा, सूत्र ये बता रहे हैं। और ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, रोहित सर इस पर भी जरा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और इस पर भी जरा रिएक्शन दीजिएगा। परसों का जेडी वैंस का एक स्टेटमेंट है, और बड़ा प्यारा स्टेटमेंट। वो ये कि हम झुकेंगे या नहीं, हम एस्केलेशन करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जेडी वैंस का स्टेटमेंट। और अभी क्या हो रहा है, ये तेहरान से वॉशिंगटन कैसे जा रहे हैं, इसका मतलब तो झुक रहे हैं ना। यहाँ मेरे गुरु बैठे हैं ब्रिगेडियर शारदेंदु सर, ये पहले भी बता चुके थे कि ईरान जो है वो बहुत स्ट्रांग होकर चलेगा और लंबी लड़ाई लड़ेगा। जिस समय लड़ाई शुरू हुई थी उसी समय बताते थे, लंबी लड़ाई लड़ेगा।
द फैक्ट इज कि आप एक बात समझिए कि ये जो वॉर हो रही है इसमें अमेरिका का स्टैंड बार बार क्यों चेंज हो रहा है, और अमेरिका इतना कुछ ले गया है वहां पे। आप तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आपके सामने आ रहा है। अभी आपने एक का नाम लिया, दो का नाम लिया, एक लिंकन और एक जेरल्ड फोर्ड, एक तीसरा बुश भी आ रहा है वहां पे, और बुश आ रहा है अफ्रीका के थ्रू। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, अरे 2 बहुत होते थे यार किसी भी कंट्री को झुकाने के लिए। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, इसलिए तो कहते हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है। यही तो वजह है, जहां आवश्यकता 2 की है वहां 3-3 युद्धपोतों की तैनाती कर देना, उसके बाद ये कहना कि जंग से हम पीछे हटना चाहते हैं, हमें पीस चाहिए। ये दोनों ही बातें एक साथ एक डॉट पर नहीं आ पाती है। साय सर, मुझे इस पर ज़रा बताइएगा, जितनी दफ़ा हमने डोनाल्ड ट्रम्प के संबोधन सुने हैं और दूसरा संबोधन जो सामने आया था जिसमें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, उन्होंने सीधे इस बात को रखा था कि नेवल फोर्सेस ईरान की ख़त्म हो चुकी है। अब ये वही वाली नेवल फोर्सेस है ना जहाँ पर इन्होंने नाकेबंदी की और यू टर्न ले लिया है। तो ये नेवल फोर्सेस खत्म हो गई है या अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प ने ये छलावा ही दिखाया था दुनिया को? नहीं, उनका दोनों डबल वैमी है। एक तो उनकी ब्रीफिंग आई रियली वंडर कि कौन करता है। ईरान के पास कभी नेवल फोर्स और एयर फोर्स थी ही नहीं, मतलब मार्जिनल, दे हैव नेवर डेवलप्ड। उनके पास सिर्फ लैंड आर्मी 90% है और नेवी के और एयरफोर्स के सबके जग जाहिर है। पता नहीं ट्रम्प को क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी बोलते रहते हैं कि अभी उनकी नेवी बर्बाद कर दी, 200 जहाज तोड़ दिए उनके, सब सबमरीन तोड़ दिए, एयरफोर्स बर्बाद कर दी। उसको पहले उसको डेटा देखना चाहिए, आजकल एआई पे गूगल पे सब मिल जाता है। तो आई रियली वंडर। उसके पहले उन्होंने जून में बोला था ऋतु कि उन्होंने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया जून में, मतलब 180 दिन लड़ाई कर ही क्यों रहे? अब जब सब चीजें सॉर्ट ही हो गई हैं तो he should have stopped now. Exactly. He doesn't understand. Probably he has some juvenile delinquent kind of a mindset. तो वो क्या बोल रहा है? जून में आपने बोला है, ग्लोबल मीडिया के सामने रिपीटेडली बोला है कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने खत्म कर दिया, और अभी ये 28 फरवरी को अटैक करते हो कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं देखना चाहते हैं, अगले 10-20 साल तक तुम एनरिचमेंट नहीं करोगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली इन व्हाट ही सेज, बट ऋतु एट द सेम टाइम एज दे अटैक्ड ईरान, जब उन्होंने अटैक किया था तो उनके 4 मेजर पॉइंट थे। हम लोग बार बार इस पे बात कर रहे हैं। ईरान की लीडरशिप को अच्छा खासा खत्म किया है, कम व्हाट में 40-50 टॉप के लोग आईआरजीसी के और खुमैनी साहब के जा चुके हैं। ईरान की मिलिट्री, आर्मी बेस्ड मिलिट्री की मेजर डिग्रेडेशन हुई है, मेजर। हाँ, ये ठीक है कि उनकी अंडरग्राउंड एसेट्स को ये नहीं मार पाए। आप कह रहे डिग्रेडेशन हुई है, लेकिन अभी जो खबर आई है कि 11-11 जहाज नाक के नीचे से निकल जाते हैं और अमेरिका को खबर भी नहीं होती है नाकेबंदी के बावजूद। तो ये लूपहोल है या कुछ सुस्त सा रवैया है? 2-2, 3-3 युद्धपोत आप लगा रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स लगा रहे हैं, एंड दैट टू कॉस्ट 11 शिप्स। या ऋतु, अंडरस्टैंड, पेंटागन में मैच्योर्ड लोग हैं, they know the cost of hitting a oil carrying ship in a very narrow lane. तो they are being matured कि अभी तक उन्होंने यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फायर पावर की ऑथराइजेशन नहीं की है, जैसा कि मुझे उनकी वार्निंग वाली जो ऑडियोज घूम रही है उसको सुन के लगता है। ट्रम्प में भी स्पीकिंग व्हाटएवर, बट द एग्जीक्यूटिव फायर ऑर्डर्स नहीं इशू किए हुए हैं, और इसका फायदा लेके जो वॉरिंग काइंड ऑफ नेचर के शिप कैप्टन्स होंगे, चाहे चाइना का कुछ ऑर्डर होगा कि लेट अस सी, वो प्रोब कर रहे हैं कि कितनी देर तक ये रोकते हैं, किस तरह से रोकते हैं। कई बार इस तरह की एक्टिविटीज अंडर स्टेट गाइडेंस होती है कि लेट अस प्रोब। तो उस तरह की 10-12 शिप्स निकलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अभी फायर पावर यूज नहीं किया। अगर ये वो यूज करने लगेंगे तो एस्केलेशन मैट्रिक्स के एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, और इसमें शायद अमेरिका खुद भी नहीं जाना चाहता। तो सिर्फ हॉर्मुज को फोकस करके हम इनके सक्सेस फेलियर को नहीं, यस ऑफ कोर्स ट्रम्प कैन नॉट बी बिलीव, उनको नहीं पता आज क्या कह रहे, कल क्या कह रहे, लेकिन बैक चैनल में अभी भी ऋतु देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन, जैसा कि अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे। बातों पर इसलिए भी थोड़ा विश्वास होना, अगर कहा जाए, वो उस पेज पर नहीं हो पाता क्योंकि पीस मेकर ही क्योस मेकर अभी उस भूमिका में नजर आ रहा है। साय सर, मैं आप कंप्लीट कीजिएगा एक बड़ी खबर, उसके बाद शारदेंदु सर आपके पास भी आ रही हूँ। ये खबर इस वक्त हॉर्मुज को लेकर है। हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान, बैक टू बैक इसको लेकर अपडेट्स आ रहे हैं। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर का बयान है,
मोहसिन रेजाई का ये बड़ा बयान, जिसमें सुरक्षा का भरोसा मिलने तक हॉर्मुज नहीं छोड़ेंगे। अब लीजिए, मीडिएशंस के नए नए रास्ते और नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ईरान को सुरक्षा का अधिकार चाहिए और इसको लेकर बाकायदे मसौदा तैयार हो। सुरक्षा मसौदा पर ज्यादा सावधानी जरूरी है। मोहसिन की तरफ से ये पक्ष बातचीत में आर्थिक मुद्दों पर भी जोर दिया जाए कि आखिर यहां से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी व्यापार हो रहा है उस पर किसी का कब्जा नहीं होगा। एक अकेला कॉल इसमें ईरान का, वहां की हुकूमत का होगा। शारदेंदु सर, इस खबर को आप कैसे ले रहे हैं? अब देखिए, मसौदा तैयार कीजिए, ये मसौदा कितना कॉन्फिडेंशियल होगा ईरान के लिए और अमेरिका के लिए, स्पेशली इस टर्म्स में कि हॉर्मुज वहां से ऑपरेट होगा जहां से ईरान का सेंटर है, ईरान ही उसे ऑपरेट करेगा, तेहरान से ही ऑपरेट होगा। यानी कि आप पहले ही बता दे रहे हैं कि हॉर्मुज पर बात सहमति रख लीजिए, मसला सॉर्ट हो जाएगा। देखिए, हॉर्मुज का मामला बहुत पेचीदा फंसा हुआ है, इसमें एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। ये जो सुरक्षा का इन्होंने अब हवाला दिया है, इसके कई कनोटेशन है। देखिए, एक तो इंटरनेशनल सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हॉर्मुज को आप मानते हैं, जो कि ईरान डिनाई कर रहा है आज की डेट में, तो उसमें आप कोई किसी भी तरीके का लेवी, कोई टैक्स आप नहीं कलेक्ट कर सकते। लेकिन जब आप कोई सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपकी बर्थिंग की फैसिलिटी देते हैं या रिपेयर एंड रिकवरी की एक्सट्रिकेशन की फैसिलिटी देते हैं, तो अब ईरान ने एक नई चाल चल दी है कि सुरक्षा, अगर हम उस इलाके की सुरक्षा इंश्योर करेंगे तो आई एम authorized to collect the levy, I am authorized to collect the toll। तो एक नई चाल चली गई है ईरान द्वारा कि आप डायरेक्टली टोल नहीं देंगे तो हम किसी अन्य एंगल लगा के हम टोल लेंगे। और साथ में कहीं ना कहीं एक ईरान को डर है कि जिस तरीके से अमेरिका ने इस एरिया को आइडेंटिफाई किया है, जिस तरीके से उसके जंगी बेड़े और आते चले जा रहे हैं, ओमान को तो वो अपने ग्रिप में ले लेगा, साथ में ओमान पे इंटरफेयर करके वो एक दो आइलैंड को भी पकड़ने की कोशिश में है, जो जिससे कि वो हरमुज के डोमिनेंस को चेक कर सके। और ये आज नहीं, आगे एक दशक तक इस तरीके की कार्रवाई अमेरिका लगातार करता रहेगा, जिसमें एक दो आइलैंड को पकड़ा, ओमान को पकड़ा, और जिससे कि जो तमाम छोटे बड़े आइलैंड है, ईरान को एक डोमिनेट कर सके, आइलैंड को डोमिनेट कर सके और एक अपना प्रभुत्व वहां जमा सके। तो संभव इस तरीके की चीजें अमेरिका के डिजाइन में अभी तक मिसिंग थी, अब वो इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। नहीं, इसी वजह से होगा क्या अगर वो मसौदा तैयार हो भी जाता है और अगर दोनों पक्षों में, दोनों पार्टीज उस पे कहा जाए सहमति भी बना लेते हैं, उस मसौदे का रूप क्या होगा? ये ईरान के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ओमान के लिए, या फिर अमेरिका के केस में? देखिए, ये चीज ईरान के आईआरजीसी बोल रहा है, तो वो फेवर आईआरजीसी को, ईरान को करता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो सी लॉ ऑफ का जो सी का लॉ है, उसके तहत इस तरीके की सर्विसेज के लिए वन कैन चार्ज दैट लेवी, तो उसके तहत वो काम कर रहे हैं और साथ में एक अपना प्रभुत्व हरमुज में बनाने चाह रहे हैं। अब ये इलाका देखिए लाइमलाइट में आ गया, इसको कहीं ना कहीं अमेरिका काउंटर बैलेंस करता हुआ दिखेगा आगे आने वाले दिनों में, इसको वो ऐसे छोड़ेगा नहीं। तो इसी वजह से आईआरजीसी अपना पुख्ता क्लेम, तभी पीस टॉक होगी, तभी एग्रीमेंट होगा, तभी सीज फायर होगा, जब उसके सुरक्षा की गारंटी आईआरजीसी लेगा। तो एक तरीके का अपना अस्तित्व, अपना कंट्रोल बनाने के लिए एक बार फिर से ईरान कोशिश कर रहा है, और जिससे कि एक बार एश्योरेंस मिल जाएगा, वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, तो इनका आधिपत्य, इनका कंट्रोल उस इलाके में बना रहेगा। फिर आप लाख डिस्प्यूट करते रहिए, उसको कोई मानेगा नहीं। तो इसके तहत कार्रवाई हो रही है। और अमेरिका ने एक जवाब निपुण सर का, निपुण सर, क्योंकि मैं सभी जो मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे इस पर एक प्रतिक्रिया जरूर चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के जो फेसेस होते हैं वो स्टांस और उनके दावों में बदलाव देखने को मिलता है। विद एवरी मूव हम देखते हैं कि एक नया कॉल डोनाल्ड ट्रंप का होता है, वो तो एक तरफ आप रखिए। अभी मैं देख रही हूँ नेटो और यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, इटली देख लीजिए, सारे देश जो है एक सुर में ना कह रहे हैं इस जंग से, ना वो इसमें हिस्सेदार होना चाहते हैं, ना वो हॉर्मुज के केस में साथ देना चाहते हैं, और ना वो इस पूरे कंडीशन में, चाहे ट्रंप के वो कॉल हो हमले को लेकर के या आगे सीज फायर तोड़ने को लेकर के। तो ये तमाम चीजों को अगर देखें तो अभी ये सारी कंट्रीज पीछे है, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है यू टर्न की? नहीं, देखिए, अमेरिका की अगर हम नाटो की बात करें, नाटो को लेकर तो अमेरिका का काफी उग्र रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कई बार बोल भी चुके हैं कि ये सब कागज के शेर हैं, और मुझे तो लगता है कि भविष्य में नाटो की भी जो एक
कहते हैं ना कि जो आपस में अलायंस हुआ करता था, उस पर भी मुझे लगता है कि कल को कुछ संदेह के बादल या फ्यूचर में कुछ उसमें भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ये अमेरिका का है, लेकिन देखिए अमेरिका का जो इस समय पॉलिसीज हैं, मैं इसको ये मानता हूं कि अमेरिका बहुत अग्रेसिव होकर, और जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल आया है और कार्यकाल आने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया, तो ये एक अग्रेसिव स्टैंड को दिखाई दिया। अब उस अग्रेसिव स्टैंड में क्या हुआ कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला में तो बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन ईरान में जब आए तो वो यही सोच कर आए थे कि हम स्टार्टिंग में लीडरशिप को टारगेट करेंगे, और टारगेट करने के बाद जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, और हम ईरान और वेनेजुएला के दोनों के तेल पर कंट्रोल करके चीन और रशिया की जो सप्लाई लाइन है उसको हम ब्लॉक करेंगे एनर्जी सेक्टर के लिए। लेकिन ईरान को हमेशा एक बात को हमको समझना होगा कि ईरान की जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसमें एक बड़ा इंटरेस्ट पैदा करता है चीन और रशिया का। अगर कल को ईरान का किला ध्वस्त होता है तो ये कहीं ना कहीं एंट्री बंद होती है रशिया और चाइना की। रशिया चाइना के लिए कोई देश नहीं रह जाएगा जो वेस्ट एशिया में वो एंट्री कर सके। ठीक है। तो मुझे लगता है कि चाइना रशिया ने जिस प्रकार सपोर्ट करना शुरू किया, तो उसको अमेरिका ने कहीं ना कहीं कैलकुलेट उस हिसाब से नहीं किया था, और इस वजह से हमको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका को यहाँ से एक अच्छी खासी चुनौती मिल रही है, और अमेरिका यहाँ पर अपना एज नहीं बना पा रहा है। अभी अमेरिका की स्थिति ये है कि अमेरिका एनी हाउ बाहर निकलना चाहता है, उसके लिए दबाव भी डाल रहा है किसके ऊपर, चीन और रशिया के ऊपर भी। लेकिन बात यह है कि एक सेफ एग्जिट, सेविंग एग्जिट वो मिल अमेरिका नहीं को पा दिख रहा है, नहीं वो रहा है। मिल नहीं पा रहा है अमेरिका, क्या सर? डोनाल्ड ट्रम्प को मिल नहीं पा रहा है सेफ एग्जिट जो है। मैं वही कह रहा हूँ कि सेफ एग्जिट नहीं मिल पा रहा है। वो चाहते जरूर हैं कि कैसे भी करके, अब जो कल प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे कि दोबारा टॉक होगी और 1-2 दिन में इसका हम सोल्यूशन निकाल देंगे, चाहे वो जिनेवा में हो या पाकिस्तान में हो, जैसा प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे। ठीक है। अब जो एक बड़ी सेकंड राउंड का खबर, जो उसके टॉक, बाद वापस आ रही हूँ। रोहित सर आपके पास आऊंगी, बड़ी जानकारी दे देते हैं। नाकाबंदी के बीच हॉर्मुज से बड़ी खबर है, जहां नाकेबंदी के दौरान यूएस नेवी का बड़ा कदम, यूएसएस स्प्रुएंस ने ईरानी जहाज को वापस भेजा है और मालवाहक जहाज को वापस भेज दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पष्ट रूप में देखिए अलग अलग जो भी स्टैंड है और उन सभी के बीच ये मूवमेंट्स, छोटी छोटी मूवमेंट्स से बड़ा खेल यहाँ पर कर रही हैं। और यूएसएस स्प्रुएंस का यहाँ से वापस जाना, वापस भेजा जाना कितना बड़ा कदम है, और ये यूएस नेवी का बड़ा इस वक्त सबसे बड़ा स्टैंड, सबसे बड़ा मूवमेंट बताया जा रहा है। ये यू टर्न माना जाए या टेम्परेरी तौर पर इसे लिया जाए? रोहित सर, यूएसएस स्प्रुएंस वापस भेज दिया गया है, इसे क्या माने? टेम्परेरी है या आने वाले समय में और भी इंटेंसिव फोर्स के साथ आएंगे? नहीं, ये पहली बार नहीं है कि जहाज वापस गया है। आपका जो जेरल्ड फोर्ट था, जो अभी जिसका आप जिक्र कर रही थी, वो भी तो वापस गया। भले ही उसमें आग लगी और 10 दिन तक वो आग लगी रही, लेकिन वो वापस ग्रीस की ओर गया था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि वो अपने सबसे लंबे, कोल्ड वॉर के बाद अब तक के सबसे लंबे डिप्लॉयमेंट पे ये शिप रहा है। और बहुत सारे शिप्स, एक इब्राहिम लिंकन, यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, वो कहाँ खड़ा है? वो लक्षद्वीप के पड़ोस में खड़ा है। वो वहां यहाँ एक्शन पे है ही नहीं, उसके ऊपर मिसाइल मारे गए हैं और इनको डर है कि वो लिंकन को गिरा देंगे, इसीलिए तो नहीं ला रहे थे। तो बहुत सारे वापस हुए। ये एक शिप और गया है, बाहर गया है, कुछ इसमें फॉल्ट तो ये मालवाहक है, इससे भी, इसे वापस लेने से भी कुछ मतलब मसला है क्या? मालवाहक ही को क्यों हटाया, बाकी चीजों को अभी क्यों नहीं वहां से मूवमेंट की है थोड़ी सी भी? देखिए, मालवाहक शिप को तो रोकने का इनका था, ठीक है, लेकिन कुछ जहाज जो हैं, जो वॉर के लिए आए थे, वो भी वापस किए गए। मालवाहक तो चाहिए, रोक ही रहे, वो तो नेवल ब्लॉकेड है। ब्लॉकेड अभी तक किसी ने बोला तो नहीं है कि ब्लॉकेड खत्म हो गई, लेकिन अब ये भी समझने की बात है कि इनके नेवल शिप्स भी जा रहे हैं, इनके नेवल शिप्स भी वहां आसपास पहुंचने की, एक दो शिप्स जो हैं जो पता लग रहा है कि वो आसपास हैं, लेकिन वो भी फायरिंग रेंज से दूर हैं। तो अमेरिका बहुत समझ के, सोच समझ के काम कर रहा है। अभी ब्लॉकेड जो है, वो ब्लॉकेड ठीक है, अमेरिका इम्पोज कर सकता है, लेकिन ईरान को ऐसी मिसाइल जरूर मिली थी। ईरान ने पहले दिन से बताया नहीं था कौन सी मिसाइल, ठीक है। ईरान ने वो, उसके पास मिसाइल्स हैं जो कि इनके ब्लॉकेड को रोक सकता है। उसने 3 शिप पे डुबो दिया ना,
तो वो ब्लॉकेड चलेगा नहीं। 3 शिप्स नॉट मोर देन 3 शिप्स आर रिक्वायर्ड। हमने ये भी देखा है कि हार्मोस एक बड़ा फैक्टर है इस वॉर में। अब कोई बात नहीं कर रहा गवर्नमेंट चेंज की, अब कोई बात नहीं कर रहा कि वहां पर हमें आजादी दिलवानी है लोगों को, कोई बात नहीं कर रहा कि हमें ये करना है वो करना है। सिर्फ हार्मोस पे बात हो रही है और न्यूक्लियर पर बात हो रही है। तो हार्मोस एक बड़ा फैक्टर है। हार्मोस से इनफैक्ट आपके पास एक शिप की है, मैं शायद कल या परसों आप ही के चैनल बता चुका हूँ कि कितने शिप्स निकल चुकी हैं, निकल रहे हैं। एक शिप को टर्न अराउंड किया होगा फाइन, लेकिन अमेरिका के नेवल शिप्स भी तो जा रहे हैं, अमेरिका के नेवल शिप्स भी तो भाग रहे हैं। एक एक ऐसा शिप जिसके पास कोई फायर पावर नहीं है उसको लौटा करके कौन सी ब्रेवरी होती है? ठीक है, इस पर जवाब एक साय सर हैंडी वेपन्स को लेकर बात हो रही थी कि जो F-15 एक गिरा था और उसके बाद ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप को चलाना पड़ गया था अपने पायलट को बचाने के लिए, उसमें इस्तेमाल किया गया एक हैंडी वेपन, एक जवान ने खुद अपने कंधे से फायर किया हो। अब उस टाइप के वेपन्स के बदौलत अभी देख रहे हैं कि इस जंग में 1-on-1 फाइट हो रही है, लेकिन क्या ये ऐसा मान लिया जाए कि ईरान की शक्ति अभी इसलिए भी बहुत मजबूत है कि रशिया और चीन जो है अंदर खाने वेपन्स एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है? इसमें तो कोई डाउट नहीं ऋतु कि रशिया और चाइना डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे जाके ये बता सकता हूं कि यूएस के जो बेसिस हैं सऊदी में, उनके 2 अटैक्स में जो टैक्टिक्स यूज की गई, जो इंटेलिजेंस यूज की गई और जो गाइडेंस यूज की गई स्मार्ट वेपन्स की, वो 100% चाइनीज सपोर्ट से था, क्योंकि उस वक्त तक ईरान के अपने स्मार्ट वेपन्स डिसफंक्शनल हो चुके थे। उनके पूरी कम्युनिकेशन लाइन को यूएस ने तहस नहस कर रखा था। उसके बावजूद उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग की, लेटेस्ट करंट इंटेलिजेंस कि किस वक्त यूएस के उस बेस पर सऊदी में सारे जहाज वापस आके एप्रन पे खड़े हो गए। जो रेडार एयरक्राफ्ट होता है, एवैक्स बोलते हैं, 3E, वो बहुत $1 बिलियन से ज्यादा का एयरक्राफ्ट, उसको प्रिसाइज टारगेट किया था। वो विदाउट चाइनीज सपोर्ट नहीं हो सकता, तो ये एस्टैब्लिश्ड है। दूसरा, अभी जो ईरान ने पिछले कुछ घंटों में एक नया शगुफा छोड़ा है कि हम ओमान वाले शिप्स को जाने देंगे ऋतु, ये भी चाइना की भाषा है। चाइना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अक्सर बहुत लॉफुली चलता है, तो अगर वो किसी को सपोर्ट करेंगे तो उसके पहले वो वेरीफाई करते हैं कि वो लॉफुल है कि नहीं। तो ईरान का ये कहना कि हम हॉर्मुज से किसी को नहीं जाने देंगे, इसमें अनलॉफुलनेस थी। लेकिन ईरान का ये कहना कि हम अपने साइड के शिप्स को, क्योंकि वो उस पे उनका इख्तियार है, 20 नॉटिकल माइल्स उनके माने जाएंगे, हाँ। और ओमान साइड में उन्होंने जो रोक लगा रखी थी उसको उन्होंने आज रिलीज कर दिया। तो ये चाइना की भाषा है जो नहीं, तो चाइना की भाषा अभी बोल रहा है ईरान, बट अगर कमिंग टू द पॉइंट अगर हम देखें इस नाकेबंदी में एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि ईरान जो कह रहा था कि हमने सबमरीन्स, हमने माइन सेट कर रखे हैं, आप आइए कोशिश कीजिए, वो दावे क्या फिर खोखले होंगे? एब्सोल्युटली 3 दिन तक लगातार यूनाइटेड किंगडम के 2 और अमेरिका के 2 माइन स्वीपर्स, जो कि बहुत एडवांस्ड माइन स्वीपर्स हैं, उन्होंने वहां पे पूरी रेकी की, पेट्रोल किया, एंड दे हैव नॉट गिवन एनी डिटेल्स कि वहां माइंस थी नहीं थी। तो ये IRGC का एक प्रोपेगेंडा था, जिसकी वजह से कल एक बहुत मेजर शिपिंग कंपनी के CEO कह रहे थे कि उनके 16 शिप्स खड़े हैं बिटवीन कार्ज एंड स्ट्रेट हॉर्मुज, और वो दे डोंट वांट टू मूव देम, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि हमें ये खबर है कि वहां माइंस बिछी हुई हैं, हमें ये खबर है कि ईरान की साइड से शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स उपलब्ध हैं, ड्रोन्स उपलब्ध हैं। तो वो अपने तौर पे ही विदाउट ओपनिंग और नॉट ओपनिंग ये ब्लॉकेट नहीं, ही इज नॉट सेलिंग हिज शिप्स। तो इस तरह की बहुत सी कंपनीज है जिनका इंश्योरेंस लैप्स किया हुआ है या इंश्योरेंस रिवाइज नहीं हो रहा है कि वॉर जोन में है, इस वजह से उन्होंने सेल रोक रखी है। और ये दोनों साइड्स प्रोपेगेंडा कर रही है कि हमने रोक दिया, हमने रोक दिया। अब इसके बाद से थोड़ी क्लैरिटी आएगी जब ईरान ये कह रहा है कि हम ओमान साइड को क्लियर करते हैं, और अमेरिका ये कह रहा है कि हम ईरानियन पोर्ट्स को नहीं जाने देंगे, और बाकी पोर्ट से अगर आप ईरान को पैसे देके जाएंगे तो हम नहीं जाने देंगे। इसके वेरिफिकेशन में बहुत टेक्निकल डिटेल्स में जाने होगा, लेकिन इसका असर पड़ रहा है वहां की सेल पे और एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है। जी ऋतु,
ठीक है सर, एक बड़ी खबर, उसके बाद शारदेंदु सर का रुख करेंगे। बड़ी खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर आईआरजीसी की चेतावनी इस बीच सामने आई। ईरान का कब्जा जारी रहेगा। ईरान जैसे अभी अधिकार रखता है, आगे भी वैसा ही ईरान का अधिकार आगे होगा। ईरान के अधिकार सुरक्षित आगे भी होने चाहिए। नए समझौते का मसौदा सावधानी से तैयार हो, आईआरजीसी का ये कॉल है। अब शारदेंदु सर, इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि हम यहाँ पर अगर देखें, ईरान कहीं से भी टस से मस नहीं हो रहा है। वो अपनी बातों पर अभी भी उसी मुखरता के साथ बात कर रहा है। चाहे कितने ही दावे डोनाल्ड ट्रंप कर दे, ये नुकसान हो गया है, ये वहां पर बर्बाद हो गया है, ये तबाह हो गया है, बट डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक ऐसा देश जो कि जिसको लेकर दावे किए जा रहे कि रिजीम भी खत्म हो चुकी है, फोर्सेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी उसी तरीके से उसी स्टैंड पर बना हुआ है। और ये वाला जो फरमान आईआरजीसी का है कि ईरान के अधिकार भविष्य में भी सुरक्षित रहने चाहिए, इसे आप कैसे ले रहे हैं? या देखिए, अमेरिका चाहे कितने भी दावे करता चला जाए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आईआरजीसी के कंट्रोल में है। ईरानियन पूरी तरीके से उसको डोमिनेट करते हैं। और जहां तक ओमान साइड का आपके सी वाटर का सवाल है, ओमान साइड का जो सी वाटर है वो शैलो है, वहां से बड़े बड़े शिप जाने में वहां दिक्कत होती है क्योंकि उनकी तलहटी बेस पे लगता है। तो जो ईरान के साइड से ज्यादातर बड़े बड़े शिप उधर से ही निकलते हैं और वो उसके टेरिटोरियल वाटर में आता है। उसकी जो डिस्टेंस है वही 21 नॉटिकल माइल है। 12 नॉटिकल माइल का तो इनका टेरिटोरियल वाटर होता है। तो डोमिनेशन तो ईरान का आगे आने वाले दिनों में भी बना रहेगा, इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए अमेरिका में का जो इस ऑपरेशन में सीरीज ऑफ फेल्योर सामने आते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े क्लेम के, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए आपने पूरा जोर लगा दिया, आप नहीं खुलवा पाए। पहले तो आप इकोनॉमिक सैंक्शन से अगर आप शुरू करेंगे तो आपके इकोनॉमिक सैंक्शन इतने इफेक्टिव नहीं थे, आप उस एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि ईरान तरक्की करता रहा और तमाम तरीके के अपने न्यूक्लियर का एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाता रहा, चाहे वो रशिया की मदद से, चाइना या नॉर्थ कोरिया की वजह से। तो उसमें आप पूरे फेल हुए। आपने चाहा कि रजा पहलवी को वहां लगा दें, बैठा दें अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए, उसमें फेल हो गए। फिर आप कुर्द को लेके आए सामने कि हम कुर्द का एक एजिटेशन लगाएंगे जिससे कि आईआरजीसी को डेंट देंगे, वहां आप फेल हो गए। फिर आपने मोसाद और सीआईए के एंगल में तमाम तरीके के प्रोटेस्टर्स को सड़कों पे लाए, सोचा कि एक अपहीवल क्रिएट कर देंगे, वहां फेल हो गए। न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट ऑब्लिटरेट कर देंगे, 6 महीने पहले दावा किया था, ग्राउंड पे कुछ वो निकला नहीं। तो आप हर फ्रंट पे फेल हुए। आपने सिर्फ 28 फरवरी को जो डैमेज किया, जिसमें लीडरशिप, उनकी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट कर दी, अयतुल्लाह खमनेई को शहीद कर दिया, वो सारी चीजें आपने अचीव की। उसके बाद सिवाय काइनेटिक डिस्ट्रक्शन के आप वहां पे विल टू फाइट जो नेशन का है वो आप नहीं तोड़ पाए। और हुआ ये कि ईरान को आपने एक मजबूती दे दी। उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया, बैलिस्टिक मिसाइल लगाए, ड्रोन को डिसेंट्रलाइज किया, आईआरजीसी को डिसेंट्रलाइज किया और लगातार युद्ध में बना रहा और अपनी शर्तों पे आपको मनवाने की कोशिश की और आपको शर्तों पे ले आया। तो आज की डेट में अगर आप एनालाइज करें पूरे, तो अमेरिका के सीरीज ऑफ फेल्योर है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहे, उनकी बोलने की आदत है और वो मुकरते भी उतना ही है। तो युद्ध से निकलने का उनको, वो बार बार नए नए सपने दिखाते रहते हैं, नए नए लुभावने ऑफर देते रहते हैं, फिर बैकआउट कर जाते हैं। कहीं आप सभ्यता मिटाने चले थे, कहीं आप बोल रहे थे ये मिडिल ईस्ट गोल्डन पीस बन जाएगा, लॉट ऑफ रेवेन्यू विल बी मेड। क्या इस तरीके के स्टेटमेंट है? तो अमेरिका एक ऐसे नेतृत्व के साथ ऑपरेट कर रहा है जो कि बड़ा फ्लक्चुएटिंग है, उसमें कुछ पता नहीं। तो इसीलिए मैं उनके स्टेटमेंट को बोलता हूं, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रेटजी क्या उसके तहत वो काम कर रहे हैं। पूरा विश्व बैफल्ड है आज की डेट में, चाहे वो नेटो कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, साउथ एशियन कंट्री हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो, सब जगह ये है कि गेस करो डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। उनके सोल्जर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ नहीं, लेकिन उनका जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो काम करने का तरीका, वो ऐसा है कि उसके तहत उनको काम करना पड़ेगा। इसीलिए आर्टिकल 25 की भी बात हुई कि इम्पीच करो इसको। हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन में उनके ये सारे रिजल्ट उनके बरखिलाफ हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा तो आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि डोनाल्ड ट्रंप तो एक सीरीज ऑफ फेल्योर को लीड करते हुए चले जा रहे हैं। उनकी एश्योरेंस पे किसी को विश्वास नहीं है, लेकिन गुड सेंस शुड प्रिवेल। अगर वो बोलते हैं कि 2 दिनों में सरप्राइज करेंगे, तो सरप्राइज करके विश्व के सामने एक ऐसी व्यवस्था रखें। एक बड़ी खबर, इसके बाद निपुण सर आ रही हो आपके पास। एक बड़ी खबर, हॉर्मुज पर ईरान के साथ चीन और चीनी विदेश मंत्रालय का बयान इस बीच सामने आया। ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा को समर्थन और क्षेत्र में शांति के लिए महत्वपूर्ण मौका है। और अगर यहाँ पर वार्ता सफल होती है तो ये दुनिया भर के लिए पॉजिटिव मैसेज लाएगा, पॉजिटिव नोट पर सामने आएगा। निपुण सर, चीन की इसमें अगर ये कहा जाए, ये बयान आता है कि संप्रभुता और सुरक्षा दोनों को जोड़ दिया है। ये भी कहा है कि ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा के साथ
समर्थन चीन का रहेगा। अब ये कितनी बड़ी मुसीबत अमेरिका के लिए। देखिए रितु जी, संप्रभुता ये तो एक बड़ा विषय होता है और हम तो हमेशा बोलते आए हैं कि किसी भी नेशन का सबसे प्राइमरी जो इंटरेस्ट होता है वो अपनी सोवरेनिटी को प्रिजर्व करना होता है। और ये तो अमेरिका, ये मतलब चीन जो कह रहा है कि हमको सोवरेनिटी को प्रिजर्व करना, सोवरेनिटी अगर किसी कंट्री की जाती है तो फिर उस कंट्री के रहने का कोई वजूद रह नहीं जाता है। वो कंट्री फिर दूसरे कंट्री के कंट्रोल में चलता है। पूरी लड़ाइयाँ इतिहास में आप उठा के देखेंगे तो सोवरेनिटी की रही है, मतलब प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक। और सिक्योरिटी को लेकर भी अब जो स्थिति आ रही है, वो स्थिति जो अमेरिका ने किया कि अब हम उसको ब्लॉक करेंगे, तो वो ब्लॉकेज जो है कहीं ना कहीं ईरान की सोवरेनिटी की ओर भी आपको जाता हुआ दिख रहा है। अब ईरान ने अपना स्टेप लिया कि हम उसको ब्लॉक करेंगे, अमेरिका ने उसको ब्लॉक किया, तो इसको हम लोग कहेंगे जो एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है ईरान की, उसको अमेरिका ब्लॉक करने का प्रयास कर रहा है। सर इतनी जल्दी अगर इसको नाम ब्लॉकेट दिया गया, ब्लॉकेट इतनी जल्दी खुल गया, ये थोड़े से गले से नहीं उतर रही है कि ब्लॉकेट, वो भी 48 घंटे बाद यू टर्न। नहीं, देखिए रितु जी, क्या होता है कि आपने एक बहुत बड़ा एरिया, देखिए मैं एक बात हमेशा बोलता आया हूं, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो दुनिया में, उन सब ने बैठकर 1986 में ट्रीटी की, ओशियन ट्रीटीज को बोलते हैं। और अमेरिका ने बढ़ चढ़कर उसमें कहा कि हम फ्री नेविगेशन का सपोर्ट करेंगे। अगर आज कल को जैसे ईरान ने ब्लॉक किया, फिर अमेरिका ने ब्लॉक किया, कल को अगर चीन भी इस प्रकार से, दक्षिण चीन सागर है, भारत है, मलक्का स्टेट है, और भी कंट्री अगर इस प्रकार से ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देते, तो वो फ्री नेविगेशन की बातें धूमिल हो जाती, और जो कहीं ना कहीं अमेरिका के ट्रेड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाती, चुनौती हो जाती। और केवल अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के जो अलायंस कंट्रीज है उनके लिए भी चैलेंज हो जाता। तो जो हमको दिखता है कि ईरान की बात नहीं है, बात है कि कल को चीन तो ऐसा स्टेप लेने वाला नहीं था, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया जो आपका ब्लैक सी है या अदर जो और भी जगह रशियन अपना प्रभाव रखते हैं, क्या वो भी इस प्रकार की सोच रखने लगे थे। तो इससे कहीं ना कहीं अमेरिका के जो फुल्ली इंटरेस्ट है वो ब्लॉक हो जाते। तो मुझे लगता है कि एक एस्पेक्ट से नहीं, बहुत एस्पेक्ट से इसको देखा जाना चाहिए और उन्हीं के बाद हमको डिसीजन लेना चाहिए। जी रितु जी, ठीक है। रोहित सर, मुझे ये बताइएगा कि हॉर्मुज पर नाकेबंदी वाला ये जो एक नया मूव, एक नया स्टांस जो डोनाल्ड ट्रंप का है, आपकी समझ से ये वाला कहा जाए एक फॉर्मूला और एक राय दी किसने होगी? क्योंकि पीट हेग्सेथ के हमने बयान देखे हैं, उनके तो खुद कुर्सी कब चली जाए पता नहीं है। अभी जितने भी करीबी थे, इतिहास रहा है कि उन्हें बदल दिया जाता है क्योंकि वो सफल नहीं हो पाए। अब ये वाला फरमान जो उन्होंने निकाला, नाकेबंदी कर दीजिए, क्या पता ईरान घुटनों पर आ जाए, ये वाला भी उनको हिदायत किसने दी होगी या फिर ये मेड बाय ट्रंप ही है? ट्रंप जो है चमचों से घिरे, जो आदमी मना कर रहा है ट्रंप को, पहले एयर चीफ सैक हुए, फिर आर्मी चीफ सैक हुए, ट्रंप के आसपास जो लोग हैं जो ये बोल भी रहे थे कि हम इस वॉर को नहीं लड़ सकते, ना हमें लड़ना चाहिए, उन सबको सैक कर दिया। ट्रंप को चमचे पसंद है, तो इस समय ये आइडिया कहीं से भी आया हो, बेसिकली ट्रंप का गेम। दूसरी चीज कि अभी इन सब की पॉपुलैरिटी की आलम बताऊं, अभी कल परसों एक सेमिनार था अमेरिका, उस सेमिनार में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को जाना। जेडी वैंस के सेमिनार फ्री में था, सेमिनार फ्री टिकट्स थे, उस सेमिनार में 1/4 हॉल भी नहीं भरा। तो ये उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है ट्रंप की, जेडी वैंस की, और ये सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि अब इनको पुल आउट करना पड़ेगा। और पुल आउट करने के बाद ये जो हो रहा है ना, जो आसिम मुनीर कर रहे हैं इस समय तेहरान में बैठ करके और वॉशिंगटन जा रहे हैं, तो ये सब स्पेस सेविंग है। जो ब्लॉकेड लगाया है अभी, क्योंकि बातचीत चल रही है, दोनों साइड्स अपने अपने असला बारूद रिप्लेनिश कर रहे हैं, दोनों के दोनों अपनी फायर पावर को बेटर कर रहे हैं, दोनों साइड्स, बल्कि सऊदी भी कर रहा है और इजराइल भी कर रहा है, सबके सब कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वॉर खत्म हो गई, ये फिर स्टार्ट होगी। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुई ना, वैसे इनका भी ऑपरेशन खत्म हुई, ये दोबारा आएगी। एपिक फ्यूरी तो का ये क्या बात फिर? ईरान को पता है, फिर ऑपरेशन ईरान को अच्छी तरह से पता है। एपिक फ्यूरी का क्या? जितने भी सीजफायर है, अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगले 48 घंटे में खत्म हो।
लेकिन जितने भी ऑपरेशंस हैं सारे दोबारा शुरू होंगे, क्योंकि ईरान को वो देखना नहीं चाहते, खासतौर से इजराइल नहीं देखना चाहता। और ये सारे जो ऑपरेशंस हैं इजराइल को खत्म करना, खासतौर से सऊदी अरेबिया, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर है कि इसको तुमने मार करके छोड़ दिया, ये कल हमारे ऊपर हमला करेगा और वो करेगा भी। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, हॉर्मुज में नाकाबंदी पर अमेरिका का बड़ा बयान। हॉर्मुज की नाकाबंदी से ईरान चीन बौखला गए हैं। ईरान समेत 10 जहाज लौटा दिए गए हैं। अमेरिका की तरफ से बयान, ईरानी जहाज को अमेरिकी नौसेना ने लौटा दिया है। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश ना करें, ये भी अलर्ट मोड पर रहते हुए चेता दिया है, चेतावनी दी है, धमकी के आप रूप में ले सकते हैं इसको। सीधे सीधे कहा गया है कि अगर ये लाइन क्रॉस की गई तो इसका रेपरकशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होने वाला है। एक और बड़ी खबर, यूएसएस जेराल्ड के बाद जो तैनाती हुई उसके बाद की बड़ी खबर है। हॉर्मुज को लेकर यूएस की नाकाबंदी पर जर्मनी का बयान आया है। हॉर्मुज से वापस लौटे 9 जहाज, हॉर्मुज खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब जर्मनी की तरफ से स्टांस रखा गया है। इन्हीं 2 बयानों के ऊपर और इन्हीं 2 स्टांस के ऊपर साई सर आप बताइएगा, एक तरफ ये कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा की कोशिश तो की गई लेकिन वापस लौटा दिया गया, और अब यहाँ पर जर्मनी का ये स्टांस है सर कि 9 जहाज वापस लौट गए हैं। हॉर्मुज खुलने का अभी अगर कहा जाए रास्ता साफ नहीं हुआ है, कोई उम्मीद नहीं है। रितु, हॉर्मुज पे जो डिस्कशन है वो साइडलाइन हो गए हैं। देखिए, पीस टॉक्स फॉर सेसेशन ऑफ वॉर एक अलग चैप्टर है और सीज फायर के लिए प्री कंडीशंस एक अलग चैप्टर थे, जिसमें 2 मेजर प्री कंडीशंस दोनों साइड्स ने नहीं माने। ईरान का था कि सीज फायर से पहले पीस टॉक के टेबल पे हम तभी आएंगे जब लेबनान पे इजरायली हमले बंद हो, और अमेरिका की तरफ से प्री कंडीशन था कि हम टेबल डिस्कशन पे तभी आएंगे जब हॉर्मुज को फ्री खोल दिया जाए। ये दोनों पॉइंट्स वायलेट हुए पड़े हैं, लेकिन पीस टॉक्स चल रही हैं। ये एक पॉजिटिव साइड है। अभी बाहर से जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, इनके कुछ जहाज वापस जाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट की हॉर्मुज नहीं सॉल्व होने वाला है। आई रियली वंडर उनके पास क्या इनपुट्स हैं, क्योंकि अभी इस्लामाबाद की टीम जब तक तेहरान में है और कल शायद अमेरिका जा रहे हैं, पीस टॉक्स चलती रहेंगी और हॉर्मुज उससे डिस्कनेक्टेड रहेगा। ये साइड में ये सिमरिंग अभी ईरान की 2 अलग-अलग सिक्के के पहलू हैं, इन पर अलग-अलग चर्चा, इस पर अलग-अलग बातें, इस पर अलग-अलग दावे आएंगे और इसे एक साथ जोड़ने का भी कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, इसी के साथ मेरे पास इतना ही वक्त था। तमाम मेहमान जो मेरे साथ कनेक्ट हुए सभी का शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने का। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां कनावनी गांव में बनी बेस झुग्गियों में एक बार फिर से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। ये इस इलाके में आग लगने की तीसरी घटना बताई जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल इस वक्त है। तस्वीरें आपके सामने है। झुग्गियों में लगी आग ने कुछ ही देर में आप देखिए विकराल रूप ले लिया। तेजी से फैलती आग जो है वो दिखाई दी। आग की लपटों ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर विभाग ने कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए नजर आए और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। हालांकि बार बार लग रहा था कि आग की घटनाओं ने प्रशासन और सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, वजह तलाशी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। 2 विमानों के पंख आपस में टकरा गए। हादसे के बाद रनवे पर विंग जो है वो गिर गया है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित है। ये आकाशा स्पाइस जेट के विंग आपस में टकराए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।